ओमकारेश्वर में एकात्म पर्व विशेष, आध्यात्म संस्कृति राष्ट्र चेतना का संदेश। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में एकात्म धाम में आयोजित होने वाला एकात्म पर्व 17 से 21 अप्रैल तक आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र चेतना का एक अद्वितीय संगम है। यह महोत्सव आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन को वैश्विक पटल पर स्थापित करने और राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने के संदेश के साथ मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले स्थित पवित्र नगरी ओमकारेश्वर में आज आध्यात्म, संस्कृति और राष्ट्र चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में एकात्म धाम परिसर में 5 दिवसीय एकात्म पर्व का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ हुई, जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश की समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एकात्म धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एकात्म पर्व के माध्यम से समाज में समरसता, एकजुटता और राष्ट्र भाव को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे भारतीय संस्कृति और परंपराओं को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में संत महात्माओं के प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या और विभिन्न आध्यात्मिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। देश भर से श्रद्धालु और साधु संत इस आयोजन में भाग ले रहे हैं, जिसमें ओमकारेश्वर एक बार फिर आस्था और आध्यात्म का केंद्र बन गया है। एकात्म पर्व का यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का भी सशक्त संदेश दे रहा है। पर्व के दौरान आध्यात्मिक प्रवचन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विचार गोष्ठियों के माध्यम से भारतीय जीवन मूल्यों और परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। देश भर से आए संत, विद्वान और कलाकारों ने इस आयोजन में भाग लिया है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर क्या कहा है, पहले सुनवाते हैं, फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। ओमकारेश्वर एकात्म धाम के आज के इस आयोजन में 5 दिवसीय शंकराचार्य जयंती के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भव्य दिव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज का शुभारंभ सत्र शारदा पीठ के शंकराचार्य परम पूज्य सदानंद जी महाराज साहब के साथ और अन्य विद्वानों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। एकात्म धाम आदिगुरु शंकराचार्य जी की उस काल को याद दिलाता है जब 1200 साल पहले यहाँ शंकराचार्य जी आए थे और दुनिया में शंकराचार्य जी की द्वारा किए गए कामों से सदैव भारतवर्ष गौरवान्वित होता रहेगा। 4 धाम, हमारे 10 नामी नागा सन्यासियों के साथ सनातन संस्कृति के लिए जो काम किया वो आके अद्भुत था। मेरी अपनी ओर से बधाई। ओमकारेश्वर एकात्म धाम के आज के इस आयोजन में 5 दिवसीय शंकराचार्य जयंती के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भव्य दिव्य आयोजन किया। तो चलिए इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ पीठाधीश्वर स्वास्थ्य पीठ डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ महंत स्वामी अनिलानंद जी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति, कुछ देर में जुड़ेंगे। वही वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत अवधेश पुरी जी महाराज से करूंगा। अवधेश जी महाराज, इस पूरे आयोजन को आप कैसे देख रहे हैं और ऐसे आयोजनों की समाज को कितनी जरूरत है और इनके कितने सकारात्मक परिणाम समाज में अब देखने को मिलेंगे? जी, मैं इसको बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से लेता हूं और मैं मानता हूं कि भारतीय सनातन परंपरा को जीवित रखने के लिए, सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए और जन जन तक पहुंचाने के लिए और उसकी जो प्रासंगिकता है वर्तमान समय में उसको बनाए रखने के लिए इस प्रकार के आयोजनों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर ये होते रहेंगे तो आप माने कि सनातन को एक प्रकार से प्राण संजीवनी मिलती रहेगी। इसलिए इस प्रकार के आयोजनों का होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आदि शंकराचार्य जी ने जो दर्शन दिया है, पूरे विश्व के चिंतक, पूरे विश्व के विद्वान, पूरे विश्व के विचारक और दार्शनिक इस बात को लेकर के हैरान थे कि आखिर इतनी कम उम्र में भारत में जन्म लेने वाला एक सन्यासी इतना उच्च कोटि का चिंतन आखिर किस प्रकार से कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन की गरिमा, महिमा और उसकी अपनी जो महनीयता है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का होना बहुत ही आवश्यक है। ये होते रहने चाहिए। और वहां हम देख रहे हैं, पिछले साल हम आयोजन में थे भी, वो जो मूर्ति स्थापित की गई है आदि शंकराचार्य जी की, वह भी अपने आप में बहुत ही गरिमामय है।
जो लोग ओमकारेश्वर आते हैं वहाँ एक एकात्म धाम का दर्शन करने के लिए जाते हैं और निश्चित रूप से एक सुखद अनुभूति लेकर के यहाँ से वापस होते हैं। और उसी संदर्भ में आदि शंकराचार्य जी की जयंती के उपलक्ष्य में इस प्रकार का आयोजन हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और प्रदेश सरकार को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम वह भारतीय सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों को गंभीरता से ले रही है। महाराज जी देखिए, संतों के लिए कहते हैं कि संत जो है वो पथ प्रदर्शक होते हैं, समाज के लोगों को बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। और जब ये तमाम सारे संत एक जगह पर जुट रहे हैं और कई विषयों को लेकर वहां पर चर्चा की जाएगी, तो इनका कितना सकारात्मक प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। संत तो पथ प्रदर्शक होते ही हैं। संतों का देखिए पथ प्रदर्शन, आखिर पथ प्रदर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि वह अपनी संस्कृति के, अपने धर्म के आधार पर, शास्त्रीयता के आधार पर, शास्त्रों को मद्देनजर रखते हुए इस समाज का पथ प्रदर्शन करें। तो उसके लिए हमारे आदि शंकराचार्य जी अनेक ग्रंथ लिख करके गए हैं, उसके आधार पर इतने सारे एक संत इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ। तो मैं जहां तक मानता हूँ कि उनकी जो भी वाणी होगी, उनके जो भी विचार होंगे, उससे निश्चित रूप से समाज को लाभ मिलेगा और कहीं न कहीं समाज जो है आगे बढ़ेगा, सनातन के प्रति जागृत होगा। जी देखिए, आजकल एआई को लेकर बड़ी चर्चा होती है और जब ये एकात्म पर्व को लेकर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर एआई जैसे जो जटिल विषय है उनको, उन पर भी चर्चा वहां पर की जा रही है। हाँ, तो अगर की जा रही है तो ये तो समसामयिकता की बात है। देश काल परिस्थिति के आधार पर हमारी ये जो ज्ञान मीमांसा है, इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि जब जिस जिस प्रकार से देश काल परिस्थितियां रही हैं, उसी प्रकार से हमारे विद्वानों ने उस समय की जो भी विधाएं रही हैं उनका उपयोग किया है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जो ज्ञान की परंपरा है, हजारों वर्ष तक हमारे पास कोई ग्रंथ नहीं थे, हमारे पास कोई लिखित में कोई प्रमाण नहीं था, कुछ भी नहीं था। केवल हमारी जो ज्ञान की परंपरा थी, उस ज्ञान राशि को हम गुरु और शिष्य के संवाद के माध्यम से एक श्रुति परंपरा के रूप में हजारों वर्ष तक चलाते रहे। गुरु ने शिष्य को सुनाया, शिष्य ने अपने शिष्य को सुनाया। तो इस प्रकार से ये ज्ञान जो है श्रुति परंपरा के रूप में हमारे पास आया है। और श्रुति का अर्थ होता है वेद और श्रुति का अर्थ होता है हमारे कान। यानी उस तत्व को, उस ज्ञान को, उस चेतना को शिष्य के कान में गुरु ने कहा और शिष्य ने आगे उसको बढ़ाया और ये ज्ञान परंपरा यहाँ तक हमारे पास तक आई है। अब एआई का जमाना आया है तो ठीक है, अब ये सब इसमें इस ज्ञान का विस्तार करने में, इसको फैलाने में, जन जन तक पहुंचाने में इसकी अपनी एक भूमिका हो सकती है और उसकी जो प्रासंगिकता है उसका भी अपना एक मूल्य है। ठीक है, हमारे साथ पीठाधीश्वर स्वास्तिक पीठ डॉक्टर माफ कीजिए प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति से महंत स्वामी अनिलानंद जी जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है। महाराज जी, इस आयोजन को कैसे देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे? आघात हो रहा था जी। उस समय पूरे पृथ्वी में पूरे भारतवर्ष में घूम कर और पदयात्रा करके बहुत कम अवस्था में और सब समस्त सनातनियों को एक करके और चारों दिशाओं को बांधने के लिए चारों पीठों की स्थापना करी। और उनका एक सनातन के लिए एक इतना बड़ा योगदान है कि वो हमारे सनातन के सिरमौर होते हैं, जो पूज्य शंकराचार्य जी होते हैं। और सरकार अगर इस प्रकार के आयोजन करके, और हम तो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में ऐसे आयोजनों को करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आज हम ऐसे आयोजन करेंगे तो ये जो विरासत की चीजें हैं वो हमेशा जीवित रहेंगी। इसलिए हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों को वो निरंतर, क्योंकि पिछली बार जब पूज्य शंकराचार्य जी की मूर्ति की पदस्थापना थी उस समय समस्त संतों को, मध्य प्रदेश के संतों को सरकार ने बुलाया भी था। हम लोग भी गए थे, पूज्य स्वामी जी भी गए थे, सभी लोग उसमें गए थे। ऐसे ही कार्यक्रम निरंतर चलते रहें ताकि ये देश सनातनियों का है और जब तक सनातन है तब तक ही ये पृथ्वी और ये विश्व जो है समान रहेगा। जी महाराज जी देखिए, 5 दिन तक ये पूरा आयोजन चल रहा है, क्या कुछ खास इस दौरान रहने वाला है? अलग अलग किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम होंगे? देखिए, ये तो एक धर्म से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और 5 दिन तो बहुत, धर्म की व्याख्या करने के लिए तो समय पूरा साल भी कम पड़ जाता है। तो वहां जितने लोग भी आएंगे और उस सनातन संस्कृति को जोड़कर देश की विधा को, देश में किस प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर और संपूर्ण जगत के परोपकार के लिए, संपूर्ण जगत के उत्थान के लिए वहां जितने विद्वान आएंगे वो अपनी बातों के, अपने प्रवचनों के माध्यम से या कला संस्कृति के माध्यम से वहां जो बताया जाएगा वो निश्चित ही बहुत अच्छा उससे संदेश जाएगा पूरे देश में और पूरे प्रदेश में। जी ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है। रमेश जी,
देखिए संत जुड़ रहे हैं, तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन इस दौरान जेन जी को लेकर अलग अलग देशों में हमने देखा किस प्रकार से वहां पर आंदोलन किए गए। और अगर हम देश की बात करें तो यहाँ पर भी युवाओं की बड़ी संख्या है। तो अब जेन जी को लेकर के भी वहां पर बात की जा रही है, चर्चा होगी, कैसे उनका भविष्य कहा जाए, कैसे उन्हें सकारात्मकता की ओर लेके लाया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, मोटे तौर पर सबसे पहले तो ये जो कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है और उसका नाम चूंकि उन्होंने एकात्म नाम दिया हुआ है, ये 5 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो स्वाभाविक रूप से जैसा कि महाराज श्री ने बताया, स्वामी जी ने, पूज्य आदि शंकराचार्य जी ने संपूर्ण भारत को एकात्म एक सूत्र में बांधा। अगर आप देखें तो उनका अवतरण दक्षिण भारत में है, वो तपस्या करने के लिए मध्य भारत में आए और पीठ की स्थापना उन्होंने जो की है तो वो उत्तर भारत और पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में उन्होंने की है। तो संपूर्ण भारत को उन्होंने एक सूत्र में बांधा। तो ये जो कार्यक्रम 5 दिन चलेगा, फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे उनके जो साहित्य रचना देखेंगे तो जिस प्रकार उन्होंने नर्मदा जी की अभ्यर्थना में रचना की और उनका जो एक पंचकम है, खास तौर से एक रचना है उनकी पंचकम, और उसमें उन्होंने संपूर्ण सारे वर्गों को एक सूत्र में बांधा और उन्होंने कहा है कि जो जिसको एकात्म तौर से परमात्मा से जुड़ा हुआ है और आत्मा के अस्तित्व को जानता है, वो अगर शूद्र भी है तो गुरु के समान पूज्य है। तो ये जो इतना बड़ा दर्शन जो पंचकम में उन्होंने दिया, उस दर्शन को मध्य प्रदेश में कहने की बात है। स्वाभाविक रूप से आज समय की जिस तरीके से आज विभाजन की राजनीति चल रही है, उत्तर भारत को अलग बांटा जा रहा है, दक्षिण भारत को अलग बांटा जा रहा है, भाषा के आधार पर अलग संघर्ष चल रहा है, ऐसी स्थिति में उन्होंने संपूर्ण भारत में संस्कृत और एक सूत्र की बात की थी, सामयिक है। अब दूसरा जो आपने जैन जी की बात कही, स्वाभाविक रूप से जैन जी शब्द जो है ये कम्युनिस्टों ने गढ़ा हुआ शब्द है। कम्युनिस्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से हर देश में अपनी सरकार को हार रहे हैं, तो किनारे पर जा रहे थे तो उन्होंने नया एक जैन जी शब्द गढ़ा और जैन जी शब्द घट करके कुछ देशों में उन्होंने हिंसक आंदोलन चलाया। तो कुल मिलाकर के जैन जी का पूज्य आदि शंकराचार्य जी से उन्होंने युवकों को और संपूर्ण भारत को सकारात्मकता में, एकात्मकता में और कहीं ना कहीं ज्ञान विज्ञान से जोड़ा हुआ है। अगर पूज्य आदि शंकराचार्य जी का साहित्य देखेंगे तो वो केवल अभ्यर्थना का साहित्य नहीं है, उसमें ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। विशेषकर उनकी जो वेद पर रचनाएं हैं, वेद के विज्ञान को अगर सबसे पहले किसी ने प्रतिष्ठित किया है तो पूज्य आदि शंकराचार्य जी ने प्रतिष्ठित किया है। तो मोटे तौर पर उनका जो है, युवा अगर सकारात्मक रहेगा, युवा सृजनात्मक रहेगा, तो मान करके चलिए कि राष्ट्र का निर्माण और विश्व का निर्माण वही कर सकता है। लेकिन उसको हम लोगों को भी, ये जो कम्युनिस्टों ने शब्द गढ़ दिया है जैन जी टाइप, हम लोगों को भी ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। लेकिन ये जैन जी तो एक जनरेशन को दर्शा रहा है ना, उसमें गलत क्या है? जनरेशन जेड है, जनरेशन अल्फा है, ऐसे तमाम, यानी कि एक वर्ग आयु का उसमें कह दिया है कि जो 97 से लेकर के अभी तक के जन्म बच्चे हैं उनको जेन जी में डाल दिया, उसके पहले के बच्चों को दूसरे उसमें डाला है। तो ये तो एक उसका वर्गीकरण किया गया है, आयु को लेकर बताया गया है उसमें। अरे ये वर्गीकरण आपने 20 साल पहले सुना था क्या? ये क्योंकि पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट हार रहे हैं, सब लोग उनको जूते मार करके किनारे कर रहे हैं, तो उन्होंने एक नया शब्द गढ़ दिया और उन्होंने देखा कि चूंकि युवाओं को अगर साथ में रहें, क्योंकि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं नौकरियों के अवसर कम हुए हैं, युवा बेरोजगार हुए हैं, तो उन्होंने उस वर्ग को, युवा को पकड़ा और पकड़ करके जैन शब्द गढ़ करके चल दिए और हमारे जैसे लोग उसको सुन करके और उसको अपनाना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले तो हमको, मुझे एक बात बताइए, अंग्रेजों को विदा हुए 78-69 साल हो गए, मुगलों को विदा हुए इतने दिन हो गए, हम क्यों आकर सल्तनत काल के शब्दों को और अंग्रेजी काल के शब्दों को, कम्युनिस्टों द्वारा गढ़े हुए शब्दों को दोहराएं? सही बात, ठीक है। डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज, देखिए एक बड़ी अच्छी बात कही रमेश शर्मा जी ने कि देश में जो है समाजों में बांटने की राजनीति चल रही है, विभाजन की राजनीति चल रही है। तो क्या लगता है कि जब इस तरह के आयोजन होंगे तो इन तमाम गतिविधियों पर अंकुश लगेगा? हाँ बिल्कुल, उसका एक सद प्रयास तो ये है ही, और निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन जब किए जाते हैं तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव भी आता है। जहाँ तक समाज के बांटने की बात है तो वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समय में देश का माहौल एक इस प्रकार का बना हुआ है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि देश आखिर किधर जा रहा है, क्योंकि अनेक प्रकार के संघर्ष हैं, अनेक प्रकार के आपसी संघर्ष जो बढ़ते चले जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार की हमको अभी लड़ाइयां देखने को मिल रही हैं। जातिवाद की लड़ाई सामने आ रही है, धर्मवाद की, संप्रदायवाद की। अभी नहीं आना चाहिए था, बिना किसी
ठोस कारणों की ये चीजें अभी जो आगे बढ़ रही हैं, इससे कहीं न कहीं देश का नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आदि शंकराचार्य जी का ये जो एकात्म मानववाद है, या तो कहिए एकात्मता का जो सूत्र है, दर्शन है, ये बहुत प्रासंगिक है, बहुत महत्व रखता है। और मैं तो ये कहूँगा कि केवल हमारे देश ही नहीं, पूरे विश्व पर आदि शंकराचार्य जी के विचार का इतना प्रगाढ़ प्रभाव पड़ा है और पढ़ना चाहिए भविष्य में भी, कि उससे ही मानवता जो है वो अपने आप में संपूर्ण हो सकती है। मानवता जो है वह अपने आप में उसका विस्तार हो सकता है, संरक्षित हो सकती है। तो इस प्रकार के आयोजनों की अपनी एक महती भूमिका है, ये होते रहने चाहिए। और आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुषों के जो विचार हैं, वो जन-जन तक पहुँचते रहने चाहिए। इससे निश्चित रूप से लोक कल्याण होगा। जी, स्वामी अनिलानंद जी महाराज क्या कहेंगे आप? बिल्कुल पूज्य स्वामी जी ने जो भी बात कही और हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी ने जो बात कही, ये विद्वान लोग वास्तव में ऐसे ही लोगों के द्वारा हमारे सनातन जो है वो सुरक्षित है। पूज्य शंकराचार्य जी ने जब एक सनातन पे कठोर आघात हो रहा था, उस समय ये व्यवस्था बन गई थी कि सनातन को खत्म कर दिया जाए, सनातनियों को बांट के टुकड़े कर करके खत्म कर दिया जाए। ये उस समय पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जी ने उनका यहाँ अवतरण हुआ और अवतरण होने के बाद आप ये देखिए कि छोटी सी अवस्था में जो उन्होंने पूरी प्रकृति को संदेश दिया समाज में, वो संदेश आज हमारे हर युवा को लेना चाहिए। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी के जो जीवन उस पे दर्शन पे एक चित्रण किया गया है, हम तो ये चाहेंगे कि उसको हर युवा उसको देखे और वो युवा देखे कि भारत देश को सनातन को, क्योंकि ये जितने पंथ आज निकले ये सब सनातन को तोड़ करके निकले हैं, क्योंकि सरलता का भाव जो था तो क्योंकि अगर आप ये बताइए कि सनातन वो चीज है और पूज्य शंकराचार्य जी ने स्थापित किया, वहां भी ये चीज बताने वाले हैं कि मैं समस्त पंथों से ये पूछता हूं जो धर्म बने घूम रहे हैं आजकल, कि अगर सूर्य की गणना अगर है तो हमारे पास है, अगर चंद्रमा की गणना है तो वो हमारे पास है, ग्रहण कब लगेगा तो ये हमारे पास है। कोई दूसरे जो धर्म बने घूम रहे हैं जो पंथ है, वो कोई बता दे कि ग्रहण अगले साल में कब और कौन सी तिथि को आएगा और कितनी देर रहेगा और किस काल में आएगा, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो ईश्वर द्वारा जो सनातन संस्कृति को जो धर्म बनाया गया है, ये वही बता सकते हैं जो उसके अनुपालन करते हैं। बिल्कुल। और पूज्य शंकराचार्य जी के जी और जब आपने कहा कि कोई बता दे कब ग्रहण पड़ेगा, तो उन लोगों को बड़ी बड़ी मशीनों का सहारा लेना पड़ता है, और हमारे यहाँ पंडित जी पंचांग देख करके बता देते हैं। नहीं, और वो जो मशीनें बनी वो हमारे पंचांगों को देखकर ही बनी है। बिल्कुल। हमारे आज आप ये बताइए, हमारे शास्त्रों को उस समय जिस समय हमारे शास्त्रों को छिन्न भिन्न किया जा रहा था, हमारे शास्त्रों को मतलब पूरा उनका विध्वंस किया जा रहा था, उस समय ऐसे बड़े बड़े संतों ने, ऋषि मुनियों में आज भी हैं, आज भी जैसे पूज्य स्वामी जी बैठे हैं या हमारे रमेश शर्मा जी बैठे, ऐसे लोग आज भी हैं कि ये लोग जो सनातन को बचे, उस चीज को, अगर सनातन है इस देश में, जब तक सनातन है, गाय है, गंगा है और गीता है, तो अभी ये सृष्टि सुरक्षित है। जिस दिन ये तीनों चीजें खत्म हो गई, ये मान के चलिए कि सृष्टि का विनाश होना तय है, क्योंकि ये गाय, गंगा और गीता तो शरीर में, जैसे ये शरीर एक मिट्टी का ढांचा है, ऐसे एक पृथ्वी है और इसमें नसों की तरह जो हमारी खून की जो धमनियां चलती हैं, ये शास्त्र और ये उस प्रकार से है। लेकिन जब अगर हमारे शरीर की जब कोई नस सूख जाती है तो कितना दर्द होता है, उसी प्रकार से जब तक ये नदियां हैं और अगर एक नदी सूख गई तो पृथ्वी को कितना नुकसान होता है। तो वही पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने जो सनातन संस्कृति की एक बहुत बड़ी आधारशिला रखी, आज उस आधारशिला पे कई लोग आघात करते हैं, तो लेकिन हम लोग उसको भी उससे भी मुकाबला करने की पूरी कोशिश करते हैं, हमारे संतों के माध्यम से, हमारे आचार्यों के माध्यम से, आप जैसे विद्वानों के माध्यम से। जी ठीक है, रमेश शर्मा जी कितना सहमत है आप महाराज जी से? नहीं, महाराज जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात है। और महाराज जी की बात को आगे बढ़ा करके मैं दो उदाहरण देना चाहता हूँ जी। अगर आप 16वीं शताब्दी में देखेंगे तो दो बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, एक गैलीलियो हुआ है और एक इटली का और वैज्ञानिक हुआ है। तो उन दोनों उन्होंने अगर जो घोषणा की कि धरती गोल है तो उनको सजाएं मिल गई थी। हाँ। एक को तो सजाए मौत दी गई है, गैलीलियो को जेल में डाला, लेकिन ऋग्वेद में भूगोल शब्द आया है। मेरी दृष्टि में ऋग्वेद का कार्यकाल लगभग 16.5 लाख वर्ष होगा, लेकिन अगर हम पश्चिम के विद्वानों को देखें, उन्होंने 4000 वर्ष माना है। तो अगर उनकी दृष्टि में भी देखें तो 4000 वर्ष पहले ऋग्वेद में भूगोल शब्द है। अथर्ववेद में आया है कि सूर्य ने धरती को घुमा रखा है, इसका अर्थ है कि धरती सूर्य की परिक्रमा करती है। जो हमारा विक्रम संवत है जो 2000 वर्ष पहले आरंभ हुआ, उसमें चंद्र गति से भी वर्ष की गणना है और सूर्य की गति से भी वर्ष की गणना है। तो कुल मिलाकर के
ये जो हमारा जो विज्ञान है, निश्चित रूप से हमारे ही विज्ञान को उन्होंने हमारे कई तो शब्दों तक को चुराया है। तो कुल मिलाकर के हमारे आधार पर ही उन्होंने अपना ज्ञान विज्ञान आया है। और उसका एक और कारण है, कई बार हम सत्य तक ना पहुंचे, इसके लिए झूठ का प्रचार हुआ है। जैसे थोड़ी देर के लिए कहा गया कि सबसे पहले भारत जो आया था वो एक व्यापारी आया था, लुटेरा, 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी में, कहने लगे यूरोपियन पहले वहां से आए। अगर वहां से, अगर उसको हम यूरोपियंस का आना मान लें, तो सिकंदर कहां से आ गया? आसमान से टपक करके आ गया है क्या? इसके अलावा केरल में एक थॉमस चर्च बना हुआ है जो 2000 साल पहले कोई ना कोई आया था। तो वास्को डी गामा को बता करके हमको इस बात के लिए भ्रमित करना कि यूरोपियन का आना जाना 8वीं शताब्दी में ही था, जबकि वो यहाँ से आकर के सारे ज्ञान विज्ञान लेते चले गए। और कहीं ना कहीं ये जो 5 दिन का कार्यक्रम ओंकारेश्वर में हो रहा है, ये जो ओंकारेश्वर से लेकर के उज्जैन तक की ये जो पट्टी है, ये मैं समझता हूँ ये वो पट्टी है जो पट्टी संसार में धरती सबसे पहले आई। ये जो अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच का जो भूभाग है, जिसमें नर्मदा भी बहती है, नर्मदा गंगा जी से भी ज्यादा पुरानी है। ये सृष्टि के आरंभिक काल में धरती यहाँ पर आई है, इन 3 पर्वतों के बीच में। इसीलिए कपिल मुनि भी वहां तपस्या करने ओंकारेश्वर में आए हैं, पूज्य आदि शंकराचार्य जी भी वहां आए हैं। और इसीलिए विक्रम संवत उज्जैन से आरंभ हुआ है। कृष्ण जी यहाँ पर पढ़ने को आए हैं, कृष्ण जी भी ओंकारेश्वर गए हैं, परशुराम जी ओंकारेश्वर गए हैं, परशुराम जी उज्जैन भी आए हैं। तो कुल मिलाकर के अति प्राचीनता की हमारी ये जो धरती है, मैं समझता हूँ ये जो है, इसको हमको सबसे पहले तो अपने सत्य को स्वीकार करना, अपने पर स्वाभिमान का जागरण करना। जो पूज्य आदि शंकराचार्य जी ने स्वाभिमान को, स्वत्व का जागरण करके जो उन्होंने पूरे देश में लग जगाई थी, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये कार्यक्रम जो 5 दिन का सत्र है, उनकी अलग अलग विधाओं पर आयोजित है। ठीक है कि उसमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, तो लेकिन उसका उनका जो लेखन है, नर्मदा लेकर के सारा का सारा, जो गीता पर भी उनका एक भाष्य है, जो उन्होंने हालांकि सांख्य पर बहुत ज्यादा जोर दिया है अपने भाष्य में, उन सब चीजों को समाज को बताने का ये 5 दिन का कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जी चलिए, समय हो गया है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो ओमकारेश्वर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एकात्म पर्व का शुभारंभ कर दिया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम संतों से आशीर्वाद भी लिया। और इसी के साथ अब कैसे नई पीढ़ी से संवाद भी करना है, इसको लेकर के भी वहां पर जो है पूरे एक सेशन आयोजन किया जाएगा। साथ ही साधु संत जो है किस प्रकार से समाज के हित में काम करने हैं, इन तमाम चीजों पर भी चर्चा वहां पर की जाएगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।